चल रहा हूं करंट के उस फॉर्मूला पे जो फॉर्मूला आपको एक आइडिया देगा कि भाई साहब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा करंट के वैल्यू में। अभी तक हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला ये ना पढ़ा है कि भाई साहब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी dq अपॉन व्हाट dt। दैट इज इट्स अ डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू क्या, अरे बोल दो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई साहब किसी रीजन में अगर चार्ज की वैल्यू टाइम के कोऑर्डिनेट के साथ अगर चेंज हो रही है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां पे मैं करंट बोलता हूं। ये मॉडर्न डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। वो जनरल डेफिनेशन जो आप पढ़ के आए हैं वो बात आपकी सही है, एकदम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्या सही बात आपने पढ़ा है कि जब भी चार्ज मोशन करते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम करते हैं भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेरा करंट बताता है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ के आया है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मैं मैथ्स का भी यूज करके इसका एक थोड़ा सा अलग डेफिनेशन मॉडर्न वाला आपके सामने रख रहा हूं। दैट इज अ करंट इज आल्सो डिफाइंड एज द डेरिवेटिव ऑफ द चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये कि किसी रीजन में, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और चार्ज का एक फंक्शन दिया हुआ है 4t² 5t, 4t square plus 5t. In a region, charge is flowing in this manner which have a function of a time, 4t square plus 5t. If we ask what is the value of the current at time 5 second, 5 सेकेंड में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत इजी मैनर में इस डेफिनेशन को यूज करोगे। मतलब सर हमारा तो I इज इक्वल टू dq अपॉन dt होता है, मतलब कि हम इस वैल्यू को करेंगे डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएशन के लिए आप बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उस तो बात तो डिफरेंशिएशन का पढ़े ही हैं आप 12th में 11th में। और इसके डेफिनेशन सॉरी इसके डेरिवेटिव आप बहुत इजीली वे में बताओगे कि सर इसका डेरिवेटिव होगा 8t प्लस 5। अरे मैं गलत बोल रहा हूं, 5t नहीं 5। क्लियर है? अब मैं ये करंट का एक फंक्शन निकाल लिया हूं टाइम के साथ में। भाई मेरा अपना करंट भी वेरी कर रहा है क्योंकि चार्ज भी वेरी कर रही थी टाइम के साथ में। तो अपना जब ये करंट वेरी हुआ है तो कौन से समय में कितना करंट मेरा मटेरियल में जा रहा है वो मैं निकाल सकता हूं। मैं जब आपका 5 सेकंड में निकालना चाहता था तो एट करंट की वैल्यू एट 5 सेकंड वी विल गेट 8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5 प्लस 5 दैट इज व्हाट, बोल दो यार 45 वॉट। ठीक है, यूनिट इसका मैं कॉलम में ही लूंगा। क्लियर हो रहा है? अब माइक्रो कॉलम में मिल सकते हो, मिली एम्पियर में आएगा, मतलब कि उस टर्म में जैसा टर्म में जाओगे वैसा चला जाएगा। क्लियर है? ये नॉर्मल सा एक न्यूमेरिकल, नॉर्मल सा एक न्यूमेरिकल अपने उस कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया। फटाक से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तहत में आप अपने कॉपी में लिख लें जल्दी से। कौन? कब? कल बस हम ये बताए थे, सिर्फ कल में बताया था कि आपका ये डेरिवेटिव होता है, ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी। ठीक है, डेफिनेशन मतलब एक न्यूमेरिकल तो करना चाहिए, एक न्यूमेरिकल उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया। इसको लिखने के बाद मैं हेडिंग ऊपर लिख दे रहा हूँ कि हेडिंग में क्या आज बताने वाला हूँ। आप इसको नोट करते रहो कॉपी में। और ये हेडिंग है आपकी, रिलेशन ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको दूसरे वर्ड में मैं ये भी बोल सकता हूं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हेडिंग आपको चलेगी। इसको अगर आप लिख लियो तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, कर देना।
कर देना ये वाला रेस हो गया ना सबका। एक न्यूमेरिकल तो आपको करना ही चाहिए, मैं बता दिया। मैं इस वे में आपको लेके चल रहा हूं कि आप अपना बोर्ड भी देख लो, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव भी तैयार करते रहो। मैक्सिमम आते हैं, इसीलिए मैं उस स्टैंडर्ड पे लेके चल रहा हूं। खतरनाक थोड़ी ना है। हाँ ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, खतरनाक सा है। लिख लिया? ओके, हेडिंग लिख लिया? बहुत तेजी आता है, आपको क्लास 12 के लेवल पे आता है। आप अगर क्लास 12 के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लगा लिए हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आपको बीएचयू से कोई नहीं रोक सकता। बीएचयू ही नहीं, बीएचयू एएमयू हो गया, मतलब जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम होते हैं जो बीएससी कंडक्ट कराती है, वो आप एकदम अच्छे तरीके से निकाल लो। अगर आप केवल क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करते हुए सिर्फ क्लास 12 के स्टैंडर्ड के ही न्यूमेरिकल लगा लेते हो बस, कोई नहीं। दोनों आते हैं, दोनों आता है। 60 and 40 का रेशियो होता है, 60 and 40 का रेशियो होता है। 60% आपका 12 होता है, 40% आपका 11 होता है। इस रेशियो में पेपर को कंडक्ट करा जाता है। चलिए आगे देखो, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अभी हम लोगों ने एक मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट का देखा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। देखिए ये नॉर्मल मीनिंग है, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी कैन से दैट करंट इज डिस्प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। तो ये एक जनरल सी मीनिंग रही, एक जनरल सा फॉर्मूला है। लेकिन मैंने अभी आपको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू बताया है, जिसमें मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपना रोल प्ले करेगा करंट को स्टेब्लिश करने में, क्योंकि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है तभी करंट मेरा बना है। ध्यान देंगे इस बात को, जब थर्मल वेलोसिटी थी तो करंट स्टेब्लिश नहीं था। तो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे मेरा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिपेंड तो करेगा ना करेगा। तो उसी बात को मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूं, मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया? हेडिंग में लिख भी दिया हूं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन है, ध्यान देंगे। अब जब इस माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, तो एक किसी कंडक्टर की हमको जरूरत पड़ेगी, और वो मैं कंडक्टर ले रहा हूं। कैसा मैं कंडक्टर लिया? मान लो एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये मेरा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर का अपना खुद का एक लेंथ है, और इस अपने खुद के लेंथ वाले कंडक्टर का अपना खुद का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। अरे यार समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैंने एक कंडक्टर लिया है जिस कंडक्टर में मेरा एल लेंथ है, जिस कंडक्टर में मेरा एरिया है। ठीक है, 2 बार मैं बात को बोल दिया। अब मेरी बात एक और सुनेंगे। लेट स्मॉल एन, ध्यान देना मैं स्मॉल एन किसको बोल रहा हूं? लेट स्मॉल एन is the number of electrons, भाई क्योंकि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन की ना संख्या में बोलूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। खुशी होके इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मत बोल देना, ये आपका क्या है, ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, अरे बोल दो वॉल्यूम। that is n is equal to number of इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके रेस्पेक्ट में? पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। और एक्सप्रेसिव वे में मैं इसको बोलूं तो मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा कैपिटल एन है, और वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये मेरा है स्मॉल एन। कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी? मैंने क्या लिया हुआ है आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई साहब मैंने एक कंडक्टर लिया सिलेंड्रिकल वाला, ये देखो ये रहा है, तो ये प्लास्टिक, लेकिन मान लेते हैं कंडक्टर है। इस कंडक्टर का पार्टिकुलर अपना लेंथ है, और इस कंडक्टर का पार्टिकुलर अपना एरिया है, क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? इस पार्टिकुलर कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको मैं ले रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? मैंने ये लिया, तो उसको मैं इस वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन एल एल। कैपिटल एन क्या है? आपका एग्जैक्ट संख्या है इलेक्ट्रॉन की, एग्जैक्ट नंबर है इलेक्ट्रॉन, कैपिटल एन।
कैपिटल एन एग्जैक्ट नंबर है इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है बात? और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू। कोई परेशानी आता? कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है? चलो अब एक चीज बात आप बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत जंग लड़के आए हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये इतना तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हम लोग ये बोलते हैं कि ओवरऑल किसी बॉडी में अगर कोई चार्ज मौजूद है तो वो चार्ज एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। दैट इज Q इज इक्वल टू यानी, अरे यार मैंने कुछ बहुत बड़ा बात बोल दिया क्या यार? ये बात आप लोग जान रहे हैं ना? मतलब कि Q इज इक्वल टू क्या? यानी है क्या? यानी क्या है? यानी आपका बता रहा है टोटल चार्ज की वैल्यू, नहीं सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, उसमें टोटल संख्या के साथ चार्ज की कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे कि n क्या है? यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन, ऐसा वो नंबर है, संख्या कि 40 इलेक्ट्रॉन उसमें है। अब टोटल चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब वो 40 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 40 मल्टीप्लाई बाई 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज हो गया, दैट इज अ Q हो गया। समझ में आई बात? ये क्वांटाइजेशन बताता था। इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, कभी मेरा सॉरी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में मतलब आधा इलेक्ट्रॉन कभी सुने ही नहीं, 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2/5 इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? तो मतलब कि मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हो सकते, ठीक है? वो इंटीग्रल वैल्यू में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। ये क्वांटाइजेशन का इंफॉर्मेशन था जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ के आया है। ओके, अरे यार बोल रहे हैं, सही है। तो टोटल चार्ज अगर मैं इस मटेरियल की भी बात करूंगा तो मुझे क्वांटाइजेशन का फंडा लगाना ही पड़ जाएगा। मतलब मैं सीधे बोलूंगा बाय द क्वांटाइजेशन वी नो दैट Q इज इक्वल टू यानी, यन क्या है मेरा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? कैपिटल है। समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो वैल्यू क्या पाऊंगा? स्मॉल n मल्टीप्लाई व्हाट? EL। ये बात समझ में आ रही है बाबू? बोलो ना यार, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में? मतलब टोटल चार्ज दैट इज करके मैं सीधे लिख रहा हूं कि टोटल चार्ज वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ और मल्टीप्लाई बाई E। इसको अरेंज कर दो, थोड़ा सा प्यारा लगे, सुंदर लगे, सजाओ जा दो, ENEAL। ये मेरा क्या आया है? ये मेरा आया है टोटल चार्ज। किस में? इस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर का एरिया A है, जिस कंडक्टर का लेंथ क्या है? L है। क्लियर है? कोई परेशानी यहां तक? कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो? टोटल चार्ज क्लियर हो गया है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखूं तुम्हारे सामने तो बहुत बड़ी बात लिखूंगा क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ I का डेफिनेशन टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल टाइम टेकन बाय द चार्ज फॉर मोशन ऑफ वन टर्मिनल टू द अनदर, मतलब वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज मोशन करने में समय लगाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम टोटल चार्ज देख रहे हैं तो वही मेरा करंट बोलता है। मतलब वही अपना करंट का कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस का ही मेरा करंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब टोटल करंट यहाँ का टोटल टाइम हमारा T है, टोटल चार्ज मेरा QT है। तो टोटल चार्ज तो मैंने निकाल लिया है, टोटल चार्ज तो मैंने निकाल लिया हुआ है। और टोटल चार्ज की वैल्यू क्या नहीं ले लिया हूं मैं? NEAL अपॉन में व्हाट? अब ध्यान दोगे यहाँ पे जो ये टाइम होता है वो टाइम भी मेरा एवरेज टाइम लिया जाता है, और उस एवरेज टाइम को हम लोग कभी कभी बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये बात अभी मैं आगे बताने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ओवरऑल जो टाइम की बात कर रहा हूँ वो ओवरऑल टाइम मेरा एवरेज टाइम कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है? वो रिलैक्सेशन टाइम होता क्या? देखो, अभी अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां मूव करेगा अगर, तो इलेक्ट्रॉन खाली तो नहीं है ना जगह, वहां पे उसमें और भी इलेक्ट्रॉन है।
पॉजिटिव आयोन्स भी है वहां पे, क्योंकि जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पार्टिकल पॉजिटिव बन गया ना, तो वो भी वहां मौजूद है। वो अपने जैसे आवारे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा और पॉजिटिव वाले से भी टकराएगा, तो अपने कुछ डायरेक्शन को भी बदल सकता है टकराने पे, और थोड़ा सा टाइम भी अपना अलग अलग दे सकता है कोलाइजन में। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि दो कोलाइजन में टोटल एवरेज जो मेरा टाइम लगता है, सक्सेसिव कोलाइजन होना चाहिए, एक बार गए टकराए फिर गए टकराए, तो दो सक्सेसिव कोलाइजन में जो मेरा एवरेज टाइम निकलता है, उसी एवरेज टाइम को ही हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हो गया बात? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलती रहेंगे। ओके, फिलहाल में इधर देखो, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां तक अगर पहुंच रहा है तो टोटल लेंथ कवर कर रहा है l और टोटल टाइम कवर कर रहा है t। तो भाई साहब लेंथ अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक कॉन्सेप्ट मेरा देता है किसका? वेलोसिटी का। मतलब लेकिन यहां पे कौन सी वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, दैट इज वी कैन से NEA vd, और here we will get the value of current, that is I is equal to NEA vd. This is the expression of the current with in the term of drift velocity. समझ में आ रही है बात? ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है, जिस माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला से ये आप जान सकते हो कि करंट के वैल्यू मेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतना ही ज्यादा आ सकती है। एरिया मेरा कंडक्टर का जितना ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतना ही ज्यादा उसमें फ्लो कर सकती है। भाई एरिया पे भी तो डिपेंड है। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन की बात कर रहे हो बाबा, ये मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें ज्यादा होगा तो उसमें करंट भी मेरा क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? ये तीनों बात मैं यहाँ पे लाइन से मेंशन कर दे रहा हूं कि I is directly proportional to small n, I is directly proportional to area, I is directly proportional to drift velocity। ये बात आप भी मेंशन कर लेंगे। ओके, तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन, एक शॉर्ट वे में बहुत ही समय को बचाते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इसको नोट करें।